Hello friends, so welcome to yours YouTube channel Icon Careers. So from today onwards, we are going to start a fresh new series on the upcoming examination जो होगा on 7th of December 2025 को. So student, this is basically the series of Christ University BBA entrance test. Besides this, they offer different specialization programs like finance, international business, and many more programs they offer. The last date for form filling is 1st of December 2025. And the selection process includes written test and the 12th and 14th of December के बीच में यहाँ पर होगा माइक्रो प्रेजेंटेशन, स्किल असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज का सेशन जो हमारा सेशन नंबर 1 होगा ऑन द मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन. तो आज पहले हम ये समझ लेते हैं इस पूरे पेपर का स्ट्रक्चर क्या है. कंप्लीटली एन ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. Multiple choice question you have to face. There are total of around 120 questions, maximum marks 120, and within 90 minutes you have to solve. It means 1 hour 30 minutes में आपको ये पूरा टेस्ट फेस करना है. For every correct answer plus 1 for each incorrect answer 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे. Along with पेपर पैटर्न क्या है, तो बेसिकली दिस इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो डेफिनेटली मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके तो ये तो रहेगा ही. बट इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्योंकि कॉमर्स में बीबीए एंट्रेंस टेस्ट है तो यहां पर जनरल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे. तो क्वेश्चन पैटर्न विल बी द इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 13 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस बेसिकली up to 10th level, and there are some topics from the 11th and 12th. Data analysis and interpretation, it means DI, ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसे कहते हैं DI. And along with the quantitative aptitude there are again 10 questions. So in totality there are total of around 120 questions. उसमें से around 20 questions होंगे आपके जनरल नॉलेज along with the current affairs के. Basically, Christ University entrance exam is held annually for the admission to various undergraduate, including the BBA, simple जो general BBA होता है, along with the finance and accountancy में BBA आप कर सकते हैं, BBA honors कर सकते हैं. Basically, आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 years और 4 years undergraduate programs हो चुके हैं. तो honors for 4 years and BBA finance and international business and many more program they offer. तो बहुत सारे प्रोग्राम ये ऑफर करता है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है, सिटी का बेनिफिट मिलेगा, पीयर ग्रुप जोरदार बनने वाला है. और अगर आपका टारगेट है कि कुछ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है जस्ट आफ्टर 12th, तो दिस इज बेसिकली द एंट्रेंस टेस्ट जो आप फेस कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन, हम इसके कैंपसेस कहां पर है. तो बेसिकली जो मेन सेंट्रल कैंपस है इज इन बैंगलोर, सबसे पुराना कैंपस है इसका. उसके अलावा द बन्नरघट्टा कैंपस, कैंगरी कैंपस और यशवंतपुर कैंपस जो सबसे न्यू कैंपस बना है, बहुत नियर बाय रेलवे स्टेशन के हैं. अदर लोकेशंस आर दिल्ली एनसीआर एंड अलोंग विथ वन कैंपस इज इन पुणे लवासा, द मोस्ट रिसेंट एडिशन सिचुएटेड इन द लवासा सिटी एरिया नियर पुणे. तो दिस आर द कैंपस, दिस आर द सेंटर्स जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं. पर इसमें सबसे बेस्ट जो कैंपस है वो है सेंट्रल कैंपस. तो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द पास्ट ईयर्स फ्रॉम आइकन एनरोल इनटू द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आप जरूर कांटेक्ट करें फॉर मोर फर्दर इंक्वायरी. नंबर्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीके सेशन को. बट बिफोर टू स्टार्ट हमें समझना पड़ेगा, आपके लिए नॉलेज रहेगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस कवर करने हैं और लास्ट ईयर का ब्रेकअप क्या था, किस पर्टिकुलर सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए. यू हैव टू मस्ट नोन अबाउट इट. इज इट ओके एवरीवन? तो चलिए, तो फर्स्ट वन, इकोनॉमी और बिजनेस से देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन पूछे गए. करंट अफेयर्स के देयर आर 4 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, साइंस 3 जनरल साइंस जो होती है, स्पोर्ट्स के 2, देयर आर सम मिसलेनियस क्वेश्चन 1, ज्योग्राफी का क्वेश्चन 1 था, और बुक्स बेस्ड ऑथर एंड बुक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 1. तो इन टोटल देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 20 क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ जाए अब. So now start with the most expected, most important, the upcoming 20 questions जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो ये सेशन होगा that is completely based on the environmental and the climate change based questions. तो पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनमें से मैंने शॉर्टलिस्ट करे कि किस तरह के क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं.
तो चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पैरेलली आप भी ट्राई करें क्या आंसर हो सकता है। ऑल्सो मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले हैं, और इज देयर एनी अदर टॉपिक यू वांट टू डिस्कस विद अस, तो वो भी जरूर मेंशन करें कि सर इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20-15 क्वेश्चंस आप लोग जरूर शॉर्टलिस्ट करें, तो वो भी हम जरूर इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज COP30 2025 विल बी होस्टेड बाय। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार एग्जाम में तो सीओपी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, बट अदर देन दिस देयर आर वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सीओपी 2025 विल बी होस्टेड बाय। तो सीओपी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पैरेलली लिखते भी चले, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता क्या है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्संस जिनको बैकग्राउंड है एनवायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। दे मेक पॉलिसीज, पहले डिस्कशन करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे फेस करें, क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो बेसिकली दे मोर फोकस्ड ऑन द पॉलिसी मेकिंग। तो सीओपी बेसिकली एक एनुअल मीटिंग है जो हर साल होती है। तो 2025 की सीओपी वो कहां होस्ट की गई, किसने होस्ट की है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्राजील। तो डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर नेट जीरो बाय 2070 अनाउंस्ड बाय इंडिया? ध्यान रखें, दैट इज बेसिकली हिस्टोरिकल क्वेश्चन, हर साल इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रॉम दी रेड फोर्ट से इसको अनाउंस किया था कि भारत नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेगा बाय 2070 तक। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है। जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसके इक्विवेलेंट हमें क्या करना है, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। तो जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाते हैं, तो दैट मींस नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो जितना प्रोड्यूस उतना ही रिमूव अगर हो जाए तो वो नेट जीरो कंसीडर होगा। तो इंडिया का जो टारगेट है वो है 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। Along with this, there are some countries जो टारगेट उन्होंने भी रखे हैं अपने लिए। तो ध्यान रखिए, यूएसए ने जो टारगेट रखा है वो है 2050 का, 2050 तक यूएस नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। नेक्स्ट वन, रशिया। रशिया ने टारगेट रखा है 2060 तक, 2060 तक। भारत का टारगेट है 2070 अलोंग विथ इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, सऊदी अरब एंड चाइना। इन तीनों देशों का भी नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है इंडिया के सेम एज इट इज। द करेक्ट आंसर इज 2070। तो दिस आर सम अदर बैकग्राउंड डिटेल्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर इज नेट जीरो एमिशन। Is it? The loss and damage fund is related to, the loss and damage fund basically किससे relate करता है? The first one, helping poor countries affected by climate change, funding green startups, solar energy financing, and the fourth one is ocean pollution. तो basically loss and damage fund relate करता है उन poor countries को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, चाहे वो सी लेवल का बढ़ना हो, स्टॉर्म्स आना हो, फ्लड आना हो, तो ऑल दोज फैक्टर्स जिसके कारण, जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो कंट्रीज फेस कर रही है, उसके लिए फंड रेज करना। एंड देन दिस पर्टिकुलर वर्ड इज रिलेटेड टू द लॉस एंड डैमेज फंड फॉर हेल्पिंग द पुअर कंट्रीज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो दिस इज बेसिकली द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इन शॉर्ट, टिल डेट इंडिया इज ऑल्सो बेसिकली वन ऑफ द मेंबर, बट वो वॉलंटरी है, वो चाहेगा तो फंड देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो इन दिस वे देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 27 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो इस लॉस एंड डैमेज फंड में फंडिंग करते रहते हैं। तो मोर और लेस अराउंड 768 मिलियन डॉलर अभी तक इस पूरे फंड में कलेक्ट हो चुके हैं फॉर द पुअर कंट्रीज, स्पेशली फॉर द पुअर कंट्रीज जो इस तरह के क्लाइमेट चेंज को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो डैमेज हो रहे हैं उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, Which country is the world largest emitter of CO2? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कौन सा देश करता है? तो विद इन द ऑप्शन
India, China, US, Russia. So the correct answer is China on number 1, US on number 2, and the third one is India. So top 3 countries in terms of carbon emission. The correct answer option number B. I hope आपको ये चीजें समझ आ रही है. Is there any question? Is there any doubt? Please mention into the comment box. चलिए, so now move on to the question number 5. Which Indian state launched the Green Hydrogen Policy 2024? 2024 में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी स्टार्ट की? द करेक्ट आंसर इज गुजरात. बट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जस्ट टू कट डाउन द कार्बन एमिशन सो दैट हम लोग नेट जीरो को अचीव कर सके, उसमें फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इज महाराष्ट्र. ध्यान रखें, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. और 2025 में अगर किसी स्टेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया है तो द करेक्ट आंसर इज बिहार. बिहार वो स्टेट जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया, महाराष्ट्र द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, गुजरात इन 2024. तो ध्यान रखें स्टूडेंट, बिहार के जनरल इलेक्शन, जनरल असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, एनडीए को उसमें मेजॉरिटी मिली है. और ध्यान रखें पॉसिबली द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द न्यू चीफ मिनिस्टर अगेन द नीतीश कुमार पॉसिबली. और एनडीए स्टैंड्स फॉर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. बीजेपी का कोलैबोरेशन है, बीजेपी अलोंग विद द जेडीयू एंड द चिराग पासवान पार्टी एलजेपी. तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था. एंड देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 243 असेंबली सीट्स इन बिहार. डन एवरीवन. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The question number 6 is Kunming Montreal Global Biodiversity Framework aims to protect. So this is basically one of the framework. That name is Kunming Montreal. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इज 30% बायोडाइवर्सिटी बाय 2030 तक हमें प्रोटेक्ट करना है. तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हार्म कर रहा है, हमारा इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है और कहीं पर टेम्परेचर बहुत डाउन भी हो रहा है. तो उनके बीच कवर अप करने के लिए उस तरह की जो पॉसिबल थ्रेटनिंग से फॉर फ्यूचर को लेकर जिस क्लाइमेट चेंज वो दुनिया फेस करने जा रही है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में 30% बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है बाय 2030 तक. दिस इज बेसिकली द डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल पॉलिसी क्या कहती है, वो किस चीज को प्रोटेक्ट करती है. तो 30% ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय 2030 तक. नेक्स्ट वन, जिस तरह से सीओपी, वेरी फेमस क्वेश्चन इन द सेम वे आईपीसीसी. तो आईपीसीसी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आईपीसीसी और सीओपी में डिफरेंस क्या है? तो आईपीसीसी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो मिलते हैं हर साल और डिस्कशन करते हैं. दे नॉट मेकिंग द पॉलिसी. पॉलिसी बनाने का काम तो सीओपी में होगा, बट साइंटिस्ट बेसिकली गेट टुगेदर, दे जस्ट डिस्कस, दे जस्ट फोकस, दे जस्ट इनफॉर्मल मीटिंग्स सो दैट हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे फेस ऑफ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर थ्रेट्स को लेकर. तो आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल. तो बेसिकली इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, तो जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, मिलते हैं और डिस्कस करते हैं ऑन दी क्लाइमेट चेंज को लेकर. तो आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क. The correct answer is option number A, भादला सोलर पार्क इन फलोदी तहसील में है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान स्टेट में है. तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और इसकी कैपेसिटी अराउंड 2200 मेगावाट के आसपास है. प्लीज नोट. चलिए, सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल यूनियन टेरिटरी. कार्बन न्यूट्रल का मतलब डेफिनेटली वही है कि कार्बन को हमें न्यूट्रल करना है, कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है. और न्यूट्रल कैसे होगा? जब हम ग्रीन एनर्जी को उस लेवल तक ले जाएंगे तो कार्बन बिकम न्यूट्रल. तो द फर्स्ट
is in list is Ladakh, a union territory in North India, Ladakh. Done everyone? So within the option, C is the correct answer. Question number 10. Which Indian river become the first to be certified living entity? बेसिकली कोई भी रिवर दुनिया में लिविंग एंटिटी नहीं है. लिविंग एंटिटी का मतलब होता क्या है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एज अ पर्सन आई एम लिविंग पर्सन, ओके, लिविंग एंटिटी हूं. अगर मुझे कोई हार्म होगा तो मैं लीगल एडवाइस ले सकता हूं, कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं. तो इन द सेम वे अगर गंगा रिवर को, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गंगा, जो इंडिया की सबसे फेमस, सबसे बड़ी होली रिवर कंसिडर की जाती है. दे बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द उत्तराखंड गोमुख वाया ट्रेवलिंग थ्रू यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और फाइनली इनटू दी बे ऑफ बंगाल. तो इज इट ओके? तो गंगा को अगर हम हार्म करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो बेसिकली गंगा रिवर लीगली अप्रोच कर सकती है टू डिफरेंट जुडिशियल अथॉरिटी. तो दैट्स व्हाई पहली रिवर इन इंडिया इज गंगा, जिसको सर्टिफाइड किया गया है एज ए लिविंग एंटिटी को. तो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कार्बन सिंक? कार्बन सिंक का मतलब डेफिनेटली नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम एब्जॉर्बिंग CO2. CO2 तो एमिट होगा ही होगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू. फैक्ट्रीज हो रही है, पोल्यूशन व्हीकल्स हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज जहां से कार्बन एमिशन हो रहा है. लेकिन कार्बन सिंक का मतलब होता है कि नेचुरली कर लिया जाए या फिर आर्टिफिशियली हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर दें, कम कर दें. तो दैट वर्ड इज कार्बन सिंक. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप इट इज ओके एवरीवन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. Which gas has the highest global warming potential? सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बेसिकली कौन सी गैस है? तो करेक्ट आंसर इज सल्फर फ्लोरोऑक्साइड, ओके, CSF6. और ये एक मेन मैड गैस है, मेन मैड गैस है, ओके. इसके अलावा देयर आर सो मेनी डिफरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ये भी कार्बन एमिट करती है. बट इन द टर्म ऑफ हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है? तो मेन में गैस है SF6. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5th ऑफ जून. याद रखें 5th ऑफ जून. इसके अलावा देयर आर सो मेनी डिफरेंट एनवायरमेंटल डेज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओशियन डे 8th ऑफ जून. नेक्स्ट वन हो जाएगा 21st ऑफ मई इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो देयर आर सम डेज जो हम डिस्कस करेंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, ओके. तो बट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वी एवरी ईयर वी ऑब्जर्व ऑन 5th ऑफ जून एंड द करंट थीम इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया. तो 2015 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था विद द हेल्प ऑफ द यूके, जहां पर ये डिस्कशन किया गया था कि हम एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जो सोलर को प्रमोट करेगा और हम क्लीन एनर्जी की तरफ और आगे बढ़ेंगे. क्योंकि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स लिमिट होंगे और हमें नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं, बेसिकली कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम करने, उसके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज सन. तो उसके लिए इंटरनेशनल सोलर एलियंस को फॉर्म किया गया इन द ईयर 2015 में, जिसे कहा गया ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, गुड़गांव में, ओके. तो वो इनिशिएटिव किसके था? इंडिया का इनिशिएटिव था. मिशन लाइफ लॉन्च्ड बाय इंडिया स्टैंड्स फॉर लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. अगर हम उसको सरप्लस यूज करेंगे और अगर हम उसको डेफिशिएट यूज करते तो दोनों के अपने अपने हार्म्स हैं. बट इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक इनिशिएटिव लिया, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. वी हैव टू अडॉप्ट द लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 15 क्वेश्चन फॉर दिस ईयर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो अगेन हम अगले सेशन में मिलेंगे some more important topics, more important, most expected questions के साथ. जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्लीज पोस्टेड टाइमली पोस्टेड इनटू दी मैसेज बॉक्स. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. हार्ड वर्क करें, पैशंस रखें, अपने आप को मोटिवेट करें और एफर्मेटिव रहें. दिस इज बेसिकली द गोल्डन रूल फॉर दिस ईयर. तो जितना कर सकते हैं बेस्ट दें. 12th को भी मैनेज करना है, अलॉन्ग विद दी हमारे एंट्रेंस टेस्ट को भी मैनेज करना है. Goodbye. See you. Bye-bye.